हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज है डे 22 पॉलिटिकल साइंस में पूर्वावलोकन सीरीज में, और आज का टॉपिक का टारगेट है संसदीय समितियाँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने से पहले के सभी वीडियो से सारे टॉपिक देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूर्वावलोकन सीरीज करा रही हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। उसमें भी डे 22 बराबर से चल रहा है। और इसके साथ साथ क्रॉनिकल मैगजीन मई मंथ की मैंने करानी शुरू कर दी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक संसदीय समितियाँ। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन के द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष सभापति के द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं। ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा अध्यक्ष सभापति को सौंपती हैं। संसदीय समितियों को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक तो है स्थायी समितियां और दूसरी होती हैं तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जो निरंतरता के आधार पर काम करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही उनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, तो प्रमुख स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? तो वित्त समिति आपकी स्थायी समिति है, विभागीय स्थायी समितियां हैं, जांच समिति आपकी स्थायी समिति है, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित समिति भी स्थायी समिति में आती है, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समितियां स्थायी समिति में आती है, सदन संबंधी अथवा सेवा समिति, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति आदि आपकी स्थायी समिति है। वित्त समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम समिति शामिल है। सदन विशेष की विशेष समितियों तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियों यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली सभी स्थायी समितियों में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात लगभग 2:1 होता है। यानी कि लोकसभा के सदस्य होते हैं 2 और राज्यसभा के सदस्य होते हैं 1, ये अनुपात होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लाभ के पद पर समिति तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन के द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। तो ये हमें याद रखना है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। ये समिति अब ये देखो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है, कि पहली बात तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है और इसके सदस्य केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। ठीक है, ये समिति यानी कि प्राक्कलन समिति ये बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन, कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। ये समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। ठीक है, याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है। सामान्यतः लोकसभा से विपक्ष के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की परंपरा है। आई बात समझ में? लोकसभा के अध्यक्ष को तो अपनी रिपोर्ट सौंपती है, लेकिन लोकसभा के जो विपक्ष का सदस्य होगा वही इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही इसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब यहाँ पर हमारा फास्ट फॉरवर्ड में हमारे जो है नोट्स फिनिश होते हैं और अब हम चलते हैं इसके PYQ करने में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है,
भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर नियंत्रण करती है? तो भारतीय संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से प्रशासन पे नियंत्रण करती है। ठीक है, तो भारतीय संसद संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वो 3 समितियों के माध्यम से करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। लोक वित्त पर नियंत्रण 3 समितियों के माध्यम से होता है। कौन कौन सी? तो पहली है लोक लेखा समिति, दूसरी है प्राक्कलन समिति और तीसरी है लोक उपक्रमों पर समिति। ठीक है, तो भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई भी उपबंध नहीं किया गया है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है आपकी? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है आपकी प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। ठीक है, तो संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों के द्वारा निपटाया जाता है। ठीक, हमें ये पता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा के द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं अथवा अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित की जाती हैं और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती हैं और अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां जो है, मैं आपको बता देती हूँ, 2 प्रकार की होती हैं। हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो होती है आपकी स्थायी, अभी पढ़ा था हमने। ठीक, स्थायी समितियां, और दूसरी होती हैं आपकी तदर्थ समितियां। ठीक, अब बात कर लेते हैं लोक लेखा समिति की, यानी पहले वाले की। ठीक है, तो पहली वाली समिति की हम बात कर लेते हैं। हम इसकी बात करने वाले हैं अब। ठीक, एक सेकंड, पेन पता नहीं क्या हो जाता है इसकी। ठीक है, तो लोक लेखा समिति, तो दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य, कितने सदस्य? 22 सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो लोक लेखा समिति के दोनों सदनों के द्वारा निर्वाचित कुल 22 सदस्य जो है वो लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 सदस्य जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं। ठीक, और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। ठीक, ये समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है और इस समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। कितने वर्ष का? 1 वर्ष का। और इसका काम क्या होता है? मैंने बताया, विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करना। ठीक, समझ लिया। अब आते हैं प्राक्कलन समिति पे। प्राक्कलन समिति का क्या काम होता है? तो इस समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। ठीक, 30 सदस्य होते हैं। नहीं याद है तो नोट करते जाइए, 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य केवल और केवल लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। तो कहाँ से होते हैं? केवल लोकसभा से। इसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते प्राक्कलन समिति में। ठीक है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति ये बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, प्राक्कलन समिति समझ ली। अब बात करते हैं सरकारी उपक्रम समिति की, यानी कि इसकी बात करने वाले हैं हम अब, सी की। ठीक है, तो सरकारी उपक्रम समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं भाई? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो हैं वो लोकसभा से आते हैं। ठीक, और 7 जो हैं वो आपको राज्यसभा से होते हैं, निर्वाचित होते हैं। इस समिति का कार्यकाल भी कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष का होता है। ये समिति सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच तथा यदि सरकारी उपक्रमों के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच भी करती है। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी ये जांच करती है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब आती है बात किसकी? याचिका समिति की, यानी कि कमिटी ऑन पिटिशंस की। तो याचिका समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। कितने सदस्य होते हैं याचिका समिति में? 15 सदस्य होते हैं। इसके सदस्य अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित होते हैं और इसका कार्यकाल नियत नहीं है, मतलब कभी भी इसका कार्यकाल का कोई समय नहीं है। ठीक है,
कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। पुनर्गठन किए जाने तक ये समिति क्या होती है, बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो ये समितियां सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग हैं, जबकि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों के लेखाओं के परीक्षण का काम करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कि कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो वो है आपकी प्राक्कलन समिति। तो मैंने सारी समितियों के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो अभी हमने देखा कौन सी समिति है, प्राक्कलन समिति है। एक बार इसके बारे में फिर से डिस्कशन कर लेते हैं हम। ठीक है, तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है प्राक्कलन समिति। ठीक, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या होती है 30। ठीक है, और इसके सदस्य केवल और केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, लोकसभा सदस्य ही होते हैं, लोकसभा के द्वारा निर्वाचित होते हैं, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक, प्राक्कलन समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है और संगठन कार्य कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है, क्योंकि 1 वर्ष के लिए ही ये गठित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो कौन नहीं है भाई? तो यहाँ पर है आपकी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक, ये आपका नहीं है। संसद की स्थायी नेक्स्ट, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो हम पढ़ चुके हैं कि किस अनुपात में लिया जाता है, 2 और 1 के अनुपात में। ठीक है ना, 2:1 के अनुपात में। 2 होते हैं आपके लोकसभा के और 1 होता है आपको राज्यसभा के। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ना, ये हम पढ़ चुके हैं ना ऊपर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो हाँ भाई, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ 1 वाला सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। तो किसकी समीक्षा करती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। ठीक, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रमों की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही है, ये अभी हमने पढ़ा था। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है, ये भी बात सही है। ठीक, अब तीसरा पढ़ लेते हैं। विभिन्न मंत्रालयों में भारत सरकार के द्वारा गठित समिति परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है। तो ये भी एकदम सही है। तो आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है वो राइट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो संसद की लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंप्ट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। ठीक है, ये है। नेक्स्ट, सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है। तो सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है किसको? संसद को। किसको? संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। किसको? लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, नेक्स्ट,
लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है लोकसभा में। किसमें प्रस्तुत की जाती है? लोकसभा में। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं, तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, तो भाई चलिए सही उत्तर चुनते हैं हम। तो सही उत्तर है हमारा बी, 15, 7, 22। तो मैंने बताया था 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, और टोटल कितने होते हैं? 22। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। तो भाई ये गलत है। कितने सदस्यों से गठित होती है लोक लेखा समिति? तो मैंने बताया था 22 सदस्यों से। ठीक है, 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। अब दूसरा पढ़ते हैं। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो ये भी आपका सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी होगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भाई मनोनीत का मतलब है कौन निर्वाचित करता है, तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है भाई, सुमेल करना है हमें, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। ठीक है, तो लोक लेखा समिति आपकी क्या है? तो हमें पता है कि लोक लेखा समिति क्या है? वित्तीय समिति है। ठीक है, याचिका समिति क्या है? तो याचिका समिति हमारी कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति क्या है? तो ये भाई तदर्थ समिति है। ठीक है, और विभागीय समितियां आपकी स्टैंडिंग समिति में आती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा के सदस्यों के राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से, बिल्कुल नहीं। एस्टीमेट्स कमेटी से, बिल्कुल। सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी से, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा केवल और केवल 2 वाला। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी से। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो भाई आकलन समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो प्राक्कलन समिति आपकी लोकसभा के सदस्यों से गठित की जाती है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं आपकी कौन कौन सी? तो तीनों ही हैं ऊपर की, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो ये तीनों ही जो हैं आपकी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो भाई संसद की स्थायी समिति कौन सी नहीं? तो संसद समितियां 2 प्रकार की होती हैं, हम बता चुके हैं, स्थायी समिति और तटस्थ समिति। तो कुछ अपवादों को छोड़कर दोनों सदनों में समितियों का ढांचा समान होता है। स्थायी समितियों में 3 प्रमुख वित्तीय समितियां हैं आपकी। तो स्थायी समिति में आपकी आकलन समिति आ जाती है, लोक लेखा समिति आ जाती है और सार्वजनिक उपक्रम समिति आ जाती है। ठीक है, अन्य स्थायी समितियों में आपकी जांच समिति आती है, समीक्षण समिति आती है, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्रवाई से संबंधित समिति आती है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की कल्याण समिति आती है, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समिति आती है। तो इसलिए ये चारों विकल्प आपके सही हैं कि चारों की चारों जो है वो संसद की स्थायी समिति आपकी हैं। ठीक है, इसमें से नहीं तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है? तो ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में समिति जो है वो गठित नहीं की गई है। तो संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की जांच करने और सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंध और उनके कुशलता पूर्वक चलाए जाने की जांच करती है। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति मंत्रियों के द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों, विकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समिति आकलनों की जांच, मितव्ययिता और धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समिति नहीं है, बल्कि इसके लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट, रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया जाता है। तो संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये काम किया जाता है। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसमें संबंधित जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल है। तो क्या शामिल है? तो 20 सदस्य लोकसभा से तथा 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल है। ठीक है। तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति JPC के प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा 24 फरवरी 2011 को और राज्यसभा के द्वारा, एक सेकेंड फिर से लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, तो लोकसभा के द्वारा 24 फरवरी 2011 को और राज्यसभा के द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित कर दिया गया। और इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल किए गए हैं, जिसमें 20 जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 10 आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, टू जी स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संसद में शामिल है कितने? तो हमने यहाँ पे देख लिया ना, 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से। नेक्स्ट, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समिति JPC के प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा, देखो मैंने अभी आपको बताया 24 फरवरी 2011 को लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया और 4 मार्च 2011 को संयुक्त संसदीय समिति गठित हो गई। ठीक है। इस संयुक्त संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य शामिल होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे और इसने अपनी रिपोर्ट के अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को इन्होंने सौंपी थी। ठीक। नेक्स्ट, 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो PC चाको थे। कौन थे? PC चाको। ठीक है। और लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को ये रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी। ठीक है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते हैं और करती है? तो संसद के द्वारा गठित तदर्थ समिति करती है और संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां करती हैं। ठीक है। तो ये आपका देखो फिनिश हो चुका है। ठीक है, ये वाला टॉपिक। तो अब हम दूसरा टॉपिक भी कर लेते हैं, संसदीय अधिनियम का। ठीक है, फटाफट से। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 वर्ष 1954 में अधिनियमित तथा सर्वप्रथम 1 जून 1955 को प्रभावी हुआ था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्तता विचारणीय होते हैं। सिविल सरकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 26 अक्टूबर 2006 से लागू हुआ। क्रिमिनल ट्राइब्यूनल्स एक्ट सर्वप्रथम 1871 में अधिनियमित हुआ।
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भारत में 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। वर्ष 2016 के संशोधन अधिनियम से इसमें किए गए संशोधन 26 जनवरी 2016 से प्रभावी हुए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए केंद्र सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। ये अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है और इस अधिनियम के तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का निवारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इंकार करता है, तब ये सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में तथा सती निरोध अधिनियम 1987 में लागू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 12 अक्टूबर 2005 से लागू है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल मूलतः 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता था। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उक्त अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत अब मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तदनुसार केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में अधिसूचित सूचना का अधिकार नियम 2019 के तहत इसे 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्तों और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक समाजी आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलन के लिए जाना जाता है। नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण NGT का गठन किया गया। पंचायतें अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 का उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना है, जिससे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा हो सके तथा जनजाति लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। तो अब चलते हैं इसके हम CYQ करने में। तो किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1954 में। कब लागू हुआ? 1954 में। ठीक है, ये याद करना है हमें। नेक्स्ट, सिविल सरकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध हैं। तो संज्ञेय तथा संक्षेप विचारणीय जो हैं वो सभी दंडनीय अपराध हैं। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण किस न्यायालय के द्वारा किया जाता है? तो प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इसका न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत सभी दंडनीय अपराध हैं। तो संज्ञेय और संक्षेप विचारणीय और संज्ञेय तथा अशमनीय। नेक्स्ट, सिविल सरकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और कारावास तथा जुर्माना दोनों से दंडनीय है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अस्पताल, औषधालय या शिक्षा संस्थान में प्रवेश से इंकार करता है, तब वो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा? तो वो धारा 5 के अंतर्गत दंडनीय होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने की राज्य सरकार की शक्ति का उल्लंघन किया गया? तो ये धारा 10 का उल्लंघन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत पर। किस पर है? संपूर्ण भारत पर। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध का उपबंध किया गया? तो ये किया गया है धारा 14 के अंतर्गत। नेक्स्ट, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों के द्वारा अपराध किए जाने की दशा में कौन उत्तरदायी होता है? तो कौन उत्तरदायी होता है? तो सभी के सभी उत्तरदायी होते हैं, निदेशक, प्रबंधक और सचिव। ठीक है, सभी। कब न्यायालय सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की धारा 12 के अंतर्गत उपधारणा करेगा कि अपराध अस्पृश्यता के आधार पर कारित किया गया है? तो जब वो केवल अनुसूचित जाति के सदस्य से संबंधित होगा तभी जो है वो कारित किया जाएगा। अस्पृश्यता से उद्भूत अपराध गठित नहीं होगा जबकि अभियुक्त और परिवादी पीड़ित समान सामाजिक समूह से हैं। ठीक, नेक्स्ट, न्यायालय उपधारित कर सकता है कि अपराध गठित करने वाला कोई कृत्य अस्पृश्यता के आधार पर किया गया था यदि ऐसा अपराध जो है अनुसूचित जो है आपका अनुसूचित जाति के सदस्य के द्वारा हो या अनुसूचित जाति के सदस्य से हो। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत सद्भावना पूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है? तो वो है धारा 14 क। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो भाई इसमें हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सुमेलित है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सुमेलित है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन शहरी क्षेत्रों के स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण करता है, ये सुमेलित नहीं है। और सती निरोध अधिनियम आपका सुमेलित है। ठीक है, तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। ठीक है, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम है आपका 1878, शाही पद अधिनियम है आपका 1876, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम है आपका 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम है आपका 1869। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, तो ये लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 को। ठीक, कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीशा जो है वो सामाजिक अधिनियम नहीं है। एंटी डावरी एक्ट आपका सामाजिक अधिनियम है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल साइट्स आपका सामाजिक अधिनियम में आता है। प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉयर इमोरल ट्रैफिक एक्ट, सॉरी, ये आपका सामाजिक अधिनियम है। भारतीय विधान के प्रावधानों के अंतर्गत उपभोक्ताओं के अधिकारों और विशेषाधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन है? तो उपभोक्ताओं को खाद की जांच करने के लिए नमूने लेने का अधिकार। उपभोक्ताओं यदि उपभोक्ता मंच में अपनी शिकायत दर्ज करता है तो उसे इसके लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। तो यहाँ पर आपका पहला तो सही है, एक सेकेंड, लेकिन दूसरा आपका गलत है। अब आगे चलते हैं। उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसका वैधानिक उत्तराधिकार उसकी ओर से उपभोक्ता मंच में शिकायत दर्ज कर सकता है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आपका पहला और तीसरा जो है वो सही हो जाएगा। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये 1871 में आपका अधिनियमित हुआ था। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ है, तो ये 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किस अधिनियम के अंतर्गत अत्याचार निवारण कानून लागू किया गया? तो ये अधिनियम 1989 के तहत लागू किया गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं? तो इसमें कुल धाराएं हैं आपकी 23। ठीक है, नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसे प्राप्त है? तो ये भाई केंद्र सरकार को प्राप्त है। नेक्स्ट, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में आर्थिक बहिष्कार को परिभाषित किया गया है? तो ये धारा 2 ख ग को परिभाषित किया गया है।
तो भाई इसमें दंड का प्रावधान पूछा गया है, तो 1 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के अंतर्गत किस धारा में विशेष न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान है? तो 14 में आपका जो है विशेष व्यवस्था का प्रावधान है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार की डैश की सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय में निर्दिष्ट कर सकती है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से जो है वो कर सकती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का प्रयोजन है शीघ्र विचारण। ठीक। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील होती है। तो अपील होती है तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। ठीक है, नेक्स्ट। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए प्रावधान है जो निम्न में से किसी एक सिद्धांत पर आधारित है। तो सुरक्षा विभेद के सिद्धांत पर ये आधारित है। ठीक है, तो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? तो ये राज्य सरकार को है। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो धारा 6। ठीक है, फिर वापस से अत्याचार निरोध अधिनियम के अंतर्गत किए गए अपराधों के लिए जांच अधिकार कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा? तो भाई जांच अधिकार कितने दिनों में रिपोर्ट सौंपेगा? तो 30 दिनों के भीतर जो है रिपोर्ट को सौंपेगा। ठीक है, और क्या पूर्णता निषिद्ध है इसमें? तो गिरफ्तारी पूर्व जमानत जो है वो अत्याचार निवारण अधिनियम में पूर्णता निषिद्ध है, पूर्णता। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की किस धारा में अग्रिम जमानत संबंधित है? तो धारा 18 में अग्रिम जमानत जो है वो प्रतिबंधित है। ठीक। अत्याचार निवारण अधिनियम में किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम ना हो। ठीक है, और इस अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विधिनिष्ठ विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है। तो क्या नहीं दिया गया है? तो पुलिस से विभिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना, ये जो है वो न्यायालय की द्वारा नहीं दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट। फिर अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो सामूहिक जुर्माना आरोपित करना ये नहीं कर सकता है। ठीक है, और अत्याचार निवारण अधिनियम 89 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभाग नहीं ले सकता है कि, तो इसमें ए और सी आपका दोनों सही है। कार निजी प्रतीक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था और कार से इतनी थोड़ी अपमानी हुई जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वो किस अवधि के कारावास में दंडित होगा? तो जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। ठीक है, नेक्स्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो अनुसूचित जाति और अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराध ऐसे व्यक्ति के द्वारा कार्य किया जाता है जो अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। तो ये तो सही है। देखो भाई इसमें सेकंड वाला बहुत लंबी हो रहा है तो मैं बता देती हूँ, इसमें सेकंड वाला जो है आपका वो रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट। इतना लंबी क्वेश्चन की मैं भी बोर हो रही हूँ। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो ये धारा 17। लेकिन हमें बोर नहीं होना है। ठीक है, पढ़ना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, अब पढ़ना तो है ही, बोर होने का कोई मतलब नहीं है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? तो ये धारा 18 के अंतर्गत किया गया है। इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको करा रही हूँ ताकि बोरियत ना हो, फटाफट से करते जाए, बस सुनते जाइए। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पीएसए अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक इसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? तो जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का विनिर्माण करना। ठीक है,
ये है आपका। नेक्स्ट, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है 15 जून 2005 को। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था वर्ष 2005 में। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार मूल अधिकार है और विधिक अधिकार है, दोनों ही है, ठीक है। कौन सी शब्दावली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को उद्देशिका में सम्मिलित है? तो सूचना की पारदर्शिता, सूचना का प्रकटन, संसूचित नागरिकता, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, चारों, ठीक है। सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो भाई इसमें आपका समाज की महिला और कमजोर तबकों वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ये आपका सही नहीं है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक की होता है, जो भी, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, सॉरी, ठीक है। मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में किससे संबंधित है? तो ये आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? तो ये नमित शर्मा बनाम भारत संघ जो है, ये इससे आपका संबंधित है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक अधिकारियों में सूचना प्राप्त करने की पहुंच जो है वो इसका उद्देश्य है। किस उच्च न्यायालय ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आरटीआई आवेदक को सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना मांगने का कारण अवश्य बताना चाहिए? तो ये मद्रास उच्च न्यायालय की बात करी जा रही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो अभिकरण के कार्य में निरीक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? तो जनजाति कार्य मंत्रालय है, ठीक है। नेक्स्ट, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक, यही वाला तो हुआ है अभी, चलो नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन आ गया। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करा रही हूँ। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर दायर कर सकता है? तो 90 दिन के भीतर जो है वो अपील दायर की जा सकती है। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, ये सही है। ये भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम की द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, ये भी सही है। और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, ये भी सही है। लेकिन आपका बी नंबर आपका जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट, कौन से श्रम संबंधी अधिनियमों को मजदूरी संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया? तो भाई न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को सम्मिलित किया गया है, और इसके साथ साथ आपका बोनस भुगतान अधिनियम को सम्मिलित किया गया है, और समान पारिश्रमिक अधिनियम को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो कंपनी अधिनियम 2013 सुमेलित है, साझेदारी अधिनियम 1932 सुमेलित है, और वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 सुमेलित है। आपका बी वाला जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम, ये आपका सुमेलित नहीं है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम सुमेलित है, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम सुमेलित है, और समाचार पत्र अपराधों के लिए प्रोत्साहन 1908 भी आपका सुमेलित है। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया था 2005 को। कब बनाया गया था? 2005 को बनाया गया था। भारत की संसद के द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ है 2005 में। नेक्स्ट, भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ है? तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के द्वारा, और एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो ये किया था उन्होंने 1980 में। नेक्स्ट,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो आधार मेटा डेटा को 3 महीने से अधिक संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो नहीं भाई, किया जा सकता है, गलत है ये, रॉन्ग है। राजनीति निगमों में आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं है, सही बात है। और आधार मार्ग की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, लेकिन आपका 3 वाला जो है वो गलत हो गया। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत है, दूसरा चौथा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। तो आरटीआई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुसार किए गए अध्यापक अर्हता परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो ये बात एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट। राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। बाद में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य सरकार यदि उपयुक्त समझे तो वो जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है, बिल्कुल सही, कर सकती है। जिला फोरम की कोई एक सदस्य महिला होनी चाहिए, बिल्कुल सही, जिला फोरम की कोई एक महिला सदस्य होनी चाहिए। जिला फोरम उन्हीं शिकायतों की सुनवाई करता है जिनमें माल या सेवाओं का कुल मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होता। तो भाई ये गलत है। ठीक है, उपभोक्ताओं के हितों का समान प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य सरकार जिला फोरम के सम्मुख बेचे हुए माल या दी गई सेवाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कर सकती है। तो ये एकदम सही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक फिनिश होता है और हम कल नया टॉपिक करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहें। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।